RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक एक ऐसा बहरी जहाजों में अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे महफूज तस्वुर करके तामीर किया गया। ये महज लोहे से बना कोई ढांचा नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था जो समंदर की लहरों पर उड़ने के लिए देखा गया था। हर तरफ बस इश्क चढ़ते थे और हर जबान पर से एक ही नाम था, टाइटैनिक। तो बनाने वाले का मरूज दावा था कि दुनिया की कोई ताकत तो डुबा नहीं सकती। मगर सिर्फ 4 दिन बाद यही जहाज अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में डूब गया और यूं डूबा कि उस रात के अंधेरा आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है। हर दौर में इसका जवाल एक दर्दनाक मशाल बनकर जहाज रखा जाता है। इस डूबती हुई टाइटैनिक के नीचे छुपे राज को समझने, महसूस करने और आपका पहुंचाने के लिए आओ हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासे, जहाँ हर वाक़े से पानी नहीं बल्कि एक जिंदा तस्वीर की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. अस्सलाम वालेकुम। कहने अप्रैल 1912 का दिन था जब साउथहैम्पटन मेन से एक जहाज में सफर शुरू किया तो उस वक्त दुनिया की नजरों में एक मौजूदा से कम नहीं था। टाइटैनिक एक मामूली जहाज नहीं था बल्कि एक जहाज से ये एक फ्लोटिंग पैलेस था। 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा ये जहाज अपने आप में एक पूरा शहर था। इसके अंदर हर वो चीज थी जो उस वक्त के लोगों के लिए सिर्फ ख्वाब होती थी। स्टेन ग्लास के आईने, खूबसूरत लकड़ी का काम, 2 बड़े स्टेयरकेस, 80 स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, पूल रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक शानदार लाइब्रेरी तक। इसे बनाने में उस दौर के हिसाब से $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के जमाने में लगभग $400 मिलियन के बराबर है। लेकिन ये जहाज सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं था, बल्कि इस पर हर तरह के लोग सवार थे। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर उन इमिग्रेशन तक जो अमेरिका में नए सपने और बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस सफर को कमान कर रहे थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक 52 साल पर रखने वाले कैप्टन थे और समंदर की हर लहर से वाकिफ थे। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन ने इस जहाज को लेकर दावा किया था ये अनसिंकेबल है, मतलब ये कभी नहीं डूबेगा। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो खुद मीडिया के सामने ये कह दिया दुनिया की कोई ताकत इस जहाज को डुबा नहीं सकती। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद समंदर ने इस दावे का जवाब दिया और टाइटैनिक को बुरी तरह अपनी लहरों में बहा ले गई। 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहली ऐश वार्निंग मिली। अटलांटिक ओशन के उन हिस्सों में जहाँ से टाइटैनिक गुजर रहा था बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, जिन्हें आइसबर्ग कहते हैं, जगह जगह मौजूद। ऐसी चीजों से मुतालिक वार्निंग समंदर में आम बात होती है। जहाजी रेडियो के जरिए शिप के एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आगे रास्ता खतरनाक हो सकता है। टाइटैनिक ने पहली मिलने वाली वार्निंग पर अमल करते हुए 2 बार अपना रूट चेंज किया, लेकिन जहाज की स्पीड कम नहीं गई। ये 21.5 मीटर नॉट की रफ्तार से चलता रहा, जो ये तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। इस रफ्तार का मतलब ये था कि टाइटैनिक मुसलसल आगे की तरफ भागा जा रहा है, जैसे वक्त के साथ कोई मुकाबला कर रहा हो। लेकिन इसके बावजूद वार्निंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 14 अप्रैल को और भी जहाजों के जरिए मजीद वार्निंग रिसीव हुई, तकरीबन 7 आइस वार्निंग एक ही दिन में, और कैप्टन स्मिथ और उसकी क्रू ने सबको नजरअंदाज करता रहा। टाइटैनिक अब भी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जिसे किसी ने आंखों पर पट्टी बांध दी। उस रात का माहौल भी कुछ अलग था। 14 अप्रैल की वो रात, इस दिन टाइटैनिक को अपने तकदीर से टकराना था। पुरसुकून लेकिन किसी अनजाने खौफ में लिपटी हुई थी। चांद आसमान पर नहीं था, अंधेरा इतना गहरा था कि समंदर और आसमान का फर्क महसूस करना भी मुश्किल हो गया था। हवा सर्दी से भरपूर थी और हर सांस में एक ठंडक और बेचैनी सी महसूस होती थी। जहाज पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस अंधेरी रात में टाइटैनिक अपने अंजाम की तरफ खामोशी से बढ़ता चला जा रहा था। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही लम्हों में एक ऐसा मंजर सामने आने वाला है जो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से में एक जगह होती है जिसे क्रू नेक्स्ट कहते हैं। वहाँ फ्रेडरिक प्लेट नाम का एक लुकआउट बैठा था। उसका काम था आगे के रास्ते पर नजर रखना, मगर सर्दी इतनी थी इसकी आंखों से पानी बह रहा था और अंधेरे इतना ज्यादा था कि दिखना मुश्किल हो गया था। फिर रात 11:39 पर उस अचानक सामने एक बड़ा आइसबर्ग दिखा जो अंधेरे में सीधा टाइटैनिक के रास्ते में था। उसने फौरन टेयर बेल बजाई और फोन उठाकर ब्रिज के ऑफिसर को इस बारे में मुताला किया। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने फौरन इंजन रूम को सिग्नल दिया जहाज को लेफ्ट साइड में घुमा दिया जाए, मगर अफसोस वक्त निकल चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद रात के 11:40 पर टाइटैनिक सीधा आइसबर्ग से टकरा गया। कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये पहाड़ इतना बड़ा आइसबर्ग था, 200 फीट चौड़ा, 400 फीट लंबा, तकरीबन एक फुटबॉल फील्ड के बराबर। इतना ऊंचा कि उसका सिरा क्रू नेक्स्ट के लेवल तक आ रहा था। साइंटिस्ट का अंदाजा ये था कि इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन हो सकता है। टकरार टाइटैनिक की फ्रंट लेफ्ट साइड से हुई, जहाज के बो के करीब। और जहाज का सबसे अगला हिस्सा होता है, स्टेन पीछे का हिस्सा
और कील पीछे निकलता हुआ हिस्सा। 10 सेकंड तक टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकराता रहा, हद तक उसका मेटल होल में छोटे छोटे सुराग बन गए। यहाँ सवाल उठता है, बर्फ मेटल को कैसे छीन सकती है? और याद रखें, जब एक कार एक शख्स से टकराकर चूर होती है तो ये फिर भी एक माउंटेन जैसा आइसबर्ग था और टाइटैनिक उससे तेजी से टकरा गया था। कोलिजन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोहे के अंदर क्रैक्स पड़ गए थे। टाइटैनिक के वो जख्म मिले जिनका बनना मुमकिन नहीं था। कोलिजन के चंद सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू फौरन साइड पर पहुंचे। उन्होंने डैमेज का अंदाजा लिया और दो कुछ देखा, उससे दोनों के होश हो गए। टाइटैनिक जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल शिप कहा था, अब डूबने जा रहा था। लोग इस जहाज को इसलिए समझते थे क्योंकि इसमें दो मेजर सेफ्टी फीचर्स थे। पहला, डबल बॉटम हॉल, मतलब जहाज के नीचे वाले हिस्से में 2 लेयर, ताकि अगर नीचे वाली डैमेज हो भी जाए तो दूसरी लेयर जहाज को बचा ले। और दूसरा 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, जो अलग अलग हिस्सों में पानी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था अगर आइसबर्ग का इम्पैक्ट जहाज के साइड से हुआ। और साइड पर सिर्फ एक सिंगल लेयर थी। डबल हल किसी काम का नहीं रहा, मगर आइसबर्ग का इम्पैक्ट जहाज के साइड से हुआ और साइड पर सिर्फ एक लेयर थी। डबल हल किसी काम का नहीं रहा और इस टकरार ने टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट को फाड़ दिया, जबकि टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट भरने तक पानी की सतह पर रह सकता था। अब टाइटैनिक को डूबना तय था। 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजना का हुक्म दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक पेरिस ने, जो इस कहानी का एक अनसंग हीरो बन गया, इसने फौरन एसओएस सिग्नल भेजना शुरू किया। एक के बाद एक मैसेज भेजा गया, लेकिन पहले किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर रात 12:20 पर एक और जहाज RMS क्रेपेटिया ने टाइटैनिक का सिग्नल रिसीव किया। ऑपरेटर ने फौरन टाइटैनिक से रब्ता किया और अपने शिप को उनकी मदद के लिए मोड़ दिया। मगर यहाँ भी मसला ये था कि क्रेपेटिया टाइटैनिक से 160 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी कॉम्पिटिशन से चलता तो टाइटैनिक तक पहुंचने में कम से कम हर 3 घंटे लगते। टाइटैनिक का क्रू ने आसमान पर फ्लेयर और रॉकेट फायर केस। उम्मीद थी कि कोई और जहाज भी देख सके, लेकिन बदकिस्मत थे, क्रेपेटिया के सिवा किसी और ने जवाब नहीं दिया और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ता रहा। कैप्टन स्मिथ ने फौरन ऑर्डर किया पैसेंजर को लाइफ बोट में एवोक्यूएट किया जाए। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले वुमेन और चिल्ड्रन को उठाना था, मगर उस वक्त तक ज्यादा लोग पैनिक में नहीं थे और अक्सर पैसेंजर को लगता था कि टाइटैनिक वाकई अनसिंकेबल है, डरने की जरूरत नहीं है। इसी भरोसे के पीछे पहली लाइफ बोट जिसने 65 लोग आ सकते थे 28 लोग लेकर नीचे भेजे। आधी लाइफ बोट खाई गई क्योंकि लोगों को अब तक ये यकीन था कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता। मगर वक्त के साथ कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया और टाइटैनिक की बॉडी धीरे धीरे झुकने लगी। लोगों की पहली बार महसूस हुआ कि जो दावा था वो शायद सच नहीं था, और जब ये रियलिटी समझ में आई तो टैग पर भगदड़ मच गई। हर कोई लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन रात के 1 बजे तक टाइटैनिक का वो पानी में चला गया। स्टर्न यानी पीछे का हिस्सा हवा में उठ गया। प्रोपेलर समंदर के बाहर नजर आने लगे। जहाज का अगला तय हो चुका था कि लोग गिरते पड़ते पैनिक में इधर उधर भागने लगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था, टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिनमें मैक्सिमम 1200 लोग बैठ सकते थे, मगर जहाज पर तकरीबन 2200 लोग सवार थे। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट नीचे उतर चुकी थी, लेकिन 1500 लोग अब भी टाइटैनिक पर रह गए थे। कुछ लोग अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे और कुछ चुपचाप अपना इंतजाम काबू कर चुके थे। आई विटनेस के मुताबिक रात के 2:20 पर टाइटैनिक के 2 हिस्सों में टूट गया था और फिर धीरे धीरे समंदर में डूबता चला गया। जो दुनिया ने अनसिंकेबल कहा था, वो 3 घंटे भी टिक सका। जो लोग शिप के साथ नहीं डूबे उनका अंजाम नजर आया नहीं था। तकरीबन 1500 लोग या तो टाइटैनिक के साथ समंदर में चले गए या फिर -2 सेंटीग्रेड के पानी में गिरकर हाइपोथर्मिया से मर गए। इस टेम्परेचर में से कुछ ही मिनट में जिंदगी छीन जाती है। कहा जाता है कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक अपने व्हील पर था और जहाज के साथ डूब गया। कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड किया। RMS क्रेपेटिया जो टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल पर रवाना हुई थी, लगभग 3:30 या 4 बजे साइट पर पहुंची, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। समंदर में सिर्फ लाशें तैर रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस रात टाइटैनिक के सिर्फ 10 से 12 माइल यानी तकरीबन 19 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्निया। आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले SS कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक को भी आइसबर्ग वार्निंग भेजी थी, मगर 11:15 पर उनका रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया क्योंकि वो शिप रात के लिए रुक गया था। टाइटैनिक के डेक से कुछ लोगों ने हॉरिजॉन पर एक जहाज देखा था। ऑफिसर ने लाइफ बोट आते हुए कहा भी था कि कोई शिप हमारी तरफ आ रहा है, मगर वो शिप कभी नहीं आया। टाइटैनिक ने फ्लेयर्स और रॉकेट भी फायर किए गए और SS कैलिफोर्निया की क्रू ने उन्हें देखा भी। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया, लेकिन उसने ये कह के डाल लिया कि कोई इमरजेंसी नहीं, शायद टाइटैनिक पर पार्टी हो रही है। अगर कैप्टन लॉर्ड उस वक्त सिर्फ एक फैसला कर लेता तो शायद 1000 से ज्यादा लोग बच जाते। अभी सुबह जब कैलिफोर्निया का रेडियो ऑन हुआ तो टाइटैनिक के SOS सिग्नल मिल चुके थे। जब वो साइट पर पहुंचे देर हो चुकी थी। डूबते टाइटैनिक का कुछ भी नहीं बचा था। बाद में दोनों ऑफिसर इंक्वायरी ने कैप्टन लॉर्ड को ब्लेम किया, मगर असल में एक शख्स नहीं, कई लोग इस स्ट्रेटेजी के जिम्मेदार थे। लाइफ बोट की कमी इसलिए थी, कंपनी ने टाइटैनिक को इतना महफूज समझा था कि उन्हें लगा सेफ्टी की जरूरत ही नहीं। कैप्टन स्मिथ ने उसी दिन सेफ्टी ड्रिल कैंसिल कर दी थी तो टकरार होने वाली थी। और एक आखिरी गलती स्ट्रेसमैन रॉबर्ट हिचिन की। जब आइसबर्ग देखा गया, ऑफिसर ने कहा कि जहाज को लेफ्ट में मोड़ा जाए, मगर पैनिक में उसने राइट टर्न कर दिया सीधा आइसबर्ग की तरफ। और इस एक पल की गलती ने टाइटैनिक को अंजाम तक पहुंचा दिया जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। ब्रिटिश इंक्वायरी के दौरान ये भी सामने आया कि टाइटैनिक इतनी वार्निंग के बावजूद फुल स्पीड में क्यों चलता रहा। एक पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक जोसेफ ब्रूस, इसमें जो व्हाइट स्टार लाइन का चेयरमैन था, उसने कैप्टन स्मिथ पर
प्रेशर डाला था कि रफ्तार मेंटेन की जाए। कंपनी का इरादा था कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस नहीं बल्कि सबसे तेज शिप भी साबित हो। इसलिए चाहा गया कि पहले वॉयेज सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट हो ताकि दुनिया भर में हेडलाइन बन सके। 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जब कैप्टन स्मिथ ने एक आइसबर्ग की वार्निंग रिसीव की और जोसेफ को ये स्लिप दिखाई कि शायद स्पीड कम करनी चाहिए, तो जोसेफ ने वो पेपर अपने पॉकेट में डाल लिया क्योंकि स्पीड कम करना उसके प्लान के खिलाफ था और ये खामोशी टाइटैनिक की तबाही का सबब बन गई। मगर इस एक रात में पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया ताकि फ्यूचर में किसी शिप को बर्फ के पहाड़ों से इस तरह की वार्निंग मिल सके। इसी इंसिडेंट के बाद दुनिया भर के कंट्रीज ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLAS) ट्रीटी साइन की, जिसमें नए सेफ्टी प्रोटोकॉल तय किए गए। हर शिप के लिए, हर पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होना अब मैंडेटरी बन गया। सेफ्टी ड्रिल्स, वायरलेस कम्युनिकेशन और नाइट टाइम वॉच कीपिंग के स्ट्रिक्ट रूल लागू किए गए। लेकिन टाइटैनिक का असर सिर्फ लॉग बुक तक महदूद नहीं रहा। जब टाइटैनिक डूबा तो उसका विकेट ढूंढने में 70 साल लग गए। सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच टीम ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढ निकाला। जहाज 3800 मीटर यानी सीधे 3 किलोमीटर गहरा समुद्र में 2 हिस्सों में मिला। दोनों पार्ट आपस में 600 मीटर के फासले पर थे। लेकिन वक्त के साथ टाइटैनिक भी मिट रहा है। एनवायरनमेंट और सी बैक्टीरिया उसके मटेरियल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2030 तक टाइटैनिक का निशान भी समंदर के अंदर खत्म हो चुका होगा। फिर भी टाइटैनिक का नाम जिंदा है। 2012 में ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर कैलिफ फैल्मर ने टाइटैनिक 2 बनाने का प्लान दिया। ओरिजिनल टाइटैनिक का एग्जैक्ट रेप्लिका, वही रूट, वही डिजाइन। ये प्रोजेक्ट 2016 तक कंप्लीट होना था मगर डिलेज की वजह से 2025 तक भी तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि टाइटैनिक 2 में न टीवी होगा न वाईफाई, सिर्फ टाइटैनिक जैसा एक्सपीरियंस। शायद इस दफा टाइटैनिक डूबने से पहले ही बोल दिया जाए और कोई इसका रुक ही ना करे। और ये थी टाइटैनिक की कहानी, एक ऐसे जहाज की तो दुनिया का फख्र बनने के लिए बनाया गया लेकिन कुछ घंटों में सबसे बड़े मैरीटाइम डिजास्टर में तब्दील हो चुका था। मगर इस कहानी में हमारे लिए एक सबक छुपा है। ओवर कॉन्फिडेंस और नेचर को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दोनों मिलकर इंसानियत को उस अंजाम तक ले सकते हैं जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री आप तक लाते रहें तो हमारे YouTube चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और असर हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।